करें स्टार्ट। चलिए अपन पढ़ रहे थे कि भारत का नामकरण। नामकरण में भारत के क्या क्या नाम थे और क्या हो गया ये देखा था हमने। तो गोंडवाना था पहला। क्या नाम था? गोंडवाना। ठीक है ना। क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का भाग था। कैसे था आप जानते हैं कि जब पृथ्वी बनी थी दो भागों में डिवाइड थी। एक का नाम था पेंथालासा और एक का नाम था पेंजिया। पेंजिया किसको कहा गया? जैसे ये पृथ्वी थी, पे जो बीच वाला भाग था इसका नाम क्या था? ये पानी था। इस पानी को क्या कहा गया? इसको कहा गया पेंथालासा। क्या नाम दिया गया? पेंथालासा कहा गया। और जो बीच की जो भूमि थी इसका नाम था पेंजिया। इस पेंजिया का आगे चलकर दो टुकड़े हुए। एक का नाम लॉरेंसिया और एक का नाम गोंडवाना। तो हमारा जो भारत बना है वो काय का भाग था? गोंडवाना है, इसलिए इसका एक नाम क्या हो गया? गोंडवाना। दूसरा एक और नाम मिलता है इसका, कोयमुरी द्वीप। कोयमुरी में कोया का मतलब होता है गुफा, मतलब गुफा में रहने वाले लोग, इस कारण से इसका नाम पड़ गया था क्या? कोयमुरी द्वीप। ठीक है ना। फिर आर्यों ने आक्रमण किया, तो इन दोनों में लड़ाई हुई, आर्यों में और कोयमुरी द्वीप पे रहने वालों में। इसी लड़ाई को एक और नाम दिया गया देवासुर संग्राम। इन्हें असुर कहा गया, आर्यों को देव कहा गया। ठीक है ना। उसके कारण जो आर्यों की जीत हुई उसके कारण इसका नाम पड़ा क्या? आर्यव्रत, या एक और नाम कह सकते हैं ब्रह्मव्रत या ब्रह्मवर्ष। क्या नाम दिया गया? आर्यव्रत या ब्रह्मव्रत। आगे चलकर एक और नाम पड़ा इसका नाभि वर्ष। नाभि मैंने बताया था आपका क्यों पड़ा। तो जैन तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे उनके पिता का नाम था क्या? नाभि, राजा नाभि, उनके नाम पर नाभि वर्ष। फिर आगे क्या पड़ा? एक जम्बूद्वीप। क्योंकि जम्बूद्वीप नाम पड़ गया था, लेकिन सब देखा जाए तो जम्बूद्वीप बहुत बड़ा भाग था। एशिया जो है उससे भी बड़ा भाग था क्या? जम्बूद्वीप। ठीक है ना। तो मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं कौन क्या था। एक था मेलुआ। मेलुआ दिया कौन लोगों ने? मेसोपोटामिया के लोगों ने। क्या नाम दिया? मेलुआ। ये मेलुआ उस भाग को कहा गया जहां हड़प्पा सभ्यता थी, उसको मेलुआ कहा गया। फारसी, पर्शियन या आधुनिक ईरान के लोगों ने सिंधु नदी वाले क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? हिंदू, और हिंदू से बना हिंदुस्तान या हिंद। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों बना वो मैंने बताया। इसका उल्लेख कहां मिलता है? सासानी अभिलेख 262 ईस्वी का है। जेम्स अलेक्जेंडर ने हिंदू से हा हटाकर क्या कर दिया? हिंदू, और हिंदू से आगे चलकर मिला क्या? इंडिया, भारत। ऋग्वेद में भरत नाम का एक कबीला था, इसके आधार पर भरत नाम पड़ा। ठीक है ना। और वायु पुराण में भी राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र कौन हुए थे? भरत। ठीक है ना। इन्हीं के ऊपर कालिदास ने क्या लिखा है? एक अभिज्ञान शकुंतलम। क्या लिखा है? अभिज्ञान से। और सर्वप्रथम प्रमाणिक अभिलेख या उल्लेख कहां मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख, तो प्राकृत भाषा में है, उड़ीसा में है, राजा खारवेल का है। राजा खारवेल। तो आगे देखते हैं अपन। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या पड़ता है? भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का समूह। और भारत का मतलब क्या होता है? ये तो मतलब बता ही दिया। एक भारत का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो और बता देता हूं मैं। शाब्दिक अर्थ, भारत के शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक प्रकाश। आंतरिक प्रकाश। आंतरिक प्रकाश। देख लिया। अब आगे देखना। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब हम आज देखेंगे इसमें क्या क्षेत्रफल भारत का। हेडिंग डालिए, भारत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इंडिया। तो क्षेत्रफल कहाँ के से कहाँ के बीच में देखेंगे तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण पृथ्वी है। इसे मैंने बताया था कि ये अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूड लाइन है, जिसका नाम है 0 डिग्री। क्या नाम है? इसी का नाम पड़ता है भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। हाँ या ना। तो ऐसी बहुत सारी लाइनों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उनमें से कुछ मेन मेन लाइन है
अब जानते हैं कि नीचे वाला भाग जो कहलाता है साउथ, दक्षिण कहलाता है, दक्षिणी भाग है साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। एक लाइन यहां से गुजरती है, इसका नाम 23.5 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ में, इसका नाम है मकर रेखा। कौन सी रेखा? कैप्रिकॉर्न लाइन है ये। कौन सी? एक लाइन यहां से गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, कौन सी लाइन कहलाती है? कर्क रेखा। एक और नाम इंग्लिश में क्या होता है? कैंसर लाइन। कौन सी? क्लियर है कि नहीं? और आप जानते हैं अगर ऐसा बांट दिया जाए ऐसे में, ये कहलाती है देशांतर रेखा है। लॉन्गिट्यूड कहलाता है कि नहीं? ये 0 डिग्री लाइन, इसका नाम एक और पड़ता है जीएमटी लाइन। हाँ या ना? ग्रीनविच लाइन होता है कि नहीं? हाँ या ना? इस लाइन से क्या अनुमान लगाया जाता है? समय का। काय का? समय का। ठीक है ना? तो भारत जो है वो यहां पर स्थित है, भारत यहां पर स्थित है। तो ये भाग कहलाता, मैंने बताया, इधर देखेंगे तो पूर्वी हो गया, इधर देखेंगे तो उत्तरी हो गया। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध बताया था कि नहीं? अब इस उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अक्षांश और देशांतर के हिसाब से क्या है ये भी बताई थी मैंने आपको, और उस अक्षांश और देशांतर के बीच में भारत का कितना क्षेत्रफल है ये हमें देखना है। तो अक्षांश और देशांतर स्थिति बताई थी मैंने भारत की आपको। तो देखिए हमने देखा था 8 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट, इसे नाम दिया हमने क्या? उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर में है हम। ठीक है ना भाई? अगर देशांतरीय विस्तार देखें तो हमारा हो जाता है कितने से? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मैंने बताया था इसका संपूर्ण भारत का अगर एरिया लगाया जाए, संपूर्ण भारत का, तो उसके कारण से अक्षांश और बदल जाते हैं। इसी का एक और हो जाता है अगर संपूर्ण भारत की बात आती है तो। ये मुख्य भूमि हो गया। अगर संपूर्ण भारत आ जाए, संपूर्ण भारत का मतलब हो जाता है जिसमें द्वीप भी शामिल हो जाए, संपूर्ण भारत। तो फिर भारत का विस्तार हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और बाकी देशांतर सेम रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस वाले बीच वाले क्षेत्र में कितना क्षेत्रफल हम घेरे हुए हैं? जैसे ये देशांतर लाइन हो गई, ये अक्षांश रेखाएं हुआ, तो इसमें बीच में एरिया कितना है भारत का? यहां से तो जी हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, और यहां से हो जाता है पूरा का पूरा, अब देखा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 33 डिग्री 6 मिनट। ये हो गया अक्षांश रेखा, ये हो गई देशांत। इस बीच में जो भारत है इसका एरिया कितना है? तो भारत का एरिया पड़ता है यहां पर कितना, कितना आता है? भारत का एरिया कितना है? भारत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्रफल। आप पहली बात देखिए, आप जब इसका हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसकी इकाई काय में आती है? किलोमीटर स्क्वायर में आती है, या मीटर स्क्वायर में, या सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई लेते जब उनका इंटू करेंगे तो किलोमीटर इंटू किलोमीटर होगा तो क्या आएगा? किलोमीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर होगा तो क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 87 263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। 32 87 263 वर्ग किलोमीटर। देखना ये जो क्षेत्रफल आया है भारत का, इस संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है।
2.4% है। और इस हिसाब से हम क्षेत्रफल में विश्व में 7वें नंबर पर है। विश्व में 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है हम? 7वें स्थान पर है। काय में? क्षेत्रफल में। इन एरिया इंडिया पोजीशन कितनी है? 7th पोजीशन है। अब बात होती है कि 7वां स्थान भारत का है, तो आगे कितने हैं? 6। उन 6 के नाम देखते हैं कि जो भारत से जिनका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो हम इसमें सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, वो भी देख लेंगे हम। देखिए इधर देखना, पहले नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से देख रहे हैं अपन। क्षेत्रफल में पहले नंबर पे जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? रशिया है, रूस। क्षेत्रफल में नंबर 1 पर कौन आता है? रसिया। नंबर 2 पे हम देखे जाए तो कौन सा आएगा? कनाडा आता है। कनाडा का क्षेत्रफल दूसरे नंबर में सबसे बड़ा है। तीसरे नंबर पे आ जाता है कौन? चाइना आ जाता है। चौथे नंबर पे आ जाता है कौन? अमेरिका आ जाता है। 5वें नंबर पे आ जाता है कौन? ब्राजील। 6वें नंबर पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है, देश है। कौन से महाद्वीप में आता है ऑस्ट्रेलिया? ओशिनिया। और 7वें नंबर पे आ जाता है कौन? भारत। ये होगा क्षेत्रफल में सबसे बड़े देश। मैंने आप क्षेत्रफल में सबसे छोटे देश देखते हैं। पहले नंबर पे बताया था मैंने, इसमें कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कहाँ है ये? यूरोप में कहते हैं, तो कहाँ पड़ता है? इटली में। तो देश के अंदर देश है। दूसरे नंबर बताया था मैंने, कौन सा है? मोरक्को। कौन सा है? मोरक्को। ये भी कहाँ पड़ता है? यूरोप में। ये भी यूरोप में, ये भी यूरोप में, दोनों कहाँ पर है? यूरोप में है। तीसरे नंबर पे क्या बताया था? नोरो है। नोरो। नोरो पड़ता है प्रशांत महासागर में। कहाँ पड़ता है? प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो विश्व के 3 क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे देश, पहले नंबर पे वेटिकन, मोरक्को और नोरो हो गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश, तो पहले नंबर पे कौन है? रशिया। दूसरे पे कनाडा, तीसरे चाइना, अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना? क्या लिखना है? तो जी मोरक्को नहीं, मोनाको। इधर देखो, बोर्ड पर देखो पहले। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना लेके बैठे हम? 2.4% एरिया लेकर बैठे हैं। ठीक है ना? और इस एरिया पर कितने पर? इस एरिया पर 2.4% एरिया पर विश्व की कुल जनसंख्या का
17% लेकर बैठे हैं हम। कुल जनसंख्या का कितने है हमारे पास? 17%। तो आप स्थिति समझ रहे हो कैसी हो रही, धक्कादायी वाली नहीं हो रही। 2.4% पर कितने बैठे हैं? 17% बैठे हैं। तो स्थिति कौन सी है अब? धक्कादायी वाली नहीं है। एक तरफ है बंगाल खाड़ी और एक तरफ है अरब सागर। मुंह जगह नहीं है खिसकी है तू, कानों खिसके वो। एक समय आएगा तो कहाँ गिरेगा, या तो अरब में या बंगाल में। यही हमारी सबसे बड़ी दुविधा है कि हमारे पास एरिया के हिसाब से जनसंख्या बहुत जा रही है और हमारे पास संसाधन नहीं है इतने। तो आप जानते हैं कि संसाधन की कमी के कारण देश गरीबी की ओर चला जाता है। देख लिया क्या? देखना, अभी मैंने आपको बताया था मैप में कि भारत कर्क रेखा पर स्थित है। कौन सी रेखा पर? या कह सकते हैं कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, है या ना? कर्क रेखा कर्क रेखा अच्छा, हम विश्व में जब प्रथम नंबर पे मतलब जनसंख्या कितने परसेंट है? 17% है। इस हिसाब से हम विश्व में दूसरे नंबर पर है जनसंख्या में। कितने नंबर पर है विश्व में? दूसरे स्थान पर है। ब्रैकेट में 2011 की जनगणना के अनुसार। हाँ, और पशुधन में हम पहले नंबर पे हैं, जी ध्यान रखना। काय में? पशुधन में हम कहते हैं विश्व के 18% पशु लेकर भी हम ही बैठे हैं। कितने? विश्व के 18% पशु लेकर कौन बैठे हैं? अपन। जगह नहीं मिलेगी तो पशु बैठेंगे ना, कहीं तो बैठने मिलेगी जगह, इसलिए पहले ही देख लिया अपन ने सब। पाए क्या भैया? तो आगे देखिए, कर्क रेखा तो अक्षांश रेखाएं। अक्षांश और देशांतर दो चीजें पढ़ी हमने। तो एक रेखा पड़ती है कौन सी? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, कैंसल लाइन। तो गुजरती कितने से है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये आप देख रहे हैं, ये कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कैंसल लाइन। कितने डिग्री गुजरती है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है ना। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। अब ये 8 राज्य देखिए किस तरीके से याद करना है। ऐसे बीच में कौन से भी याद नहीं करना है। नॉर्थ याद तो करिए उन्हें, याद कहां से कहां तक? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। ठीक है ना। तो हम याद करते हैं कहां से?
ये कौन सा है? पश्चिम, और इधर है पूर्व। वेस्ट टू ईस्ट कर रहे हैं हम। देखना पहले नंबर पे आ गया गुजरात, कौन है? गुजरात। दूसरे नंबर पे आ गया राजस्थान, कौन आ गया? तीसरे नंबर पे आ गया कौन? मध्य प्रदेश। चौथे नंबर पे आ गया कौन? छत्तीसगढ़। पांचवें नंबर पे आ गया झारखंड। छठवें पे आ जाएगा वेस्ट बंगाल। सातवें पे आ जाएगा कौन? त्रिपुरा। और आठवें पे आ जाएगा कौन? मिजोरम। समझ में आया ना? पहले नंबर पे कौन आ रहा है? गुजरात। दूसरे पर राजस्थान। तीसरे पर कौन आ रहा है? मध्य प्रदेश। चौथे पर कौन आ रहा है? छत्तीसगढ़। फिर कौन आ रहा है? झारखंड। कौन आ रहा है? झारखंड। फिर आ रहा है कौन? बंगाल। फिर आ रहा है कौन? त्रिपुरा। और फिर लास्ट में कौन आ रहा है? मिजोरम। मिजोरम। ऐसी लाइन से याद करना है। पहले पे हम जमा रहे हैं पश्चिम से पूर्व के। पहले पे गुजरात, दूसरे पे आ जाता है राजस्थान, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर छत्तीसगढ़, फिर आ जाता है झारखंड, फिर त्रिपुरा, और लास्ट में मिजोरम। अगर हम इस साइड से चले तो देखना, अगर इस साइड से चले तो पहले नंबर पे कौन आता है? मतलब पूर्व, ईस्ट से वेस्ट चले तो पहले नंबर पे मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। क्लियर है? अब ये तो 7 राज्य अधिकतर सबको याद रहते हैं, कौन से राज्य से हो जाते, पर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। देखना एक क्वेश्चन सुनना, लेकिन उसे कॉमन मान लेते हैं। सुनना मेरे ध्यान से। कर्क रेखा किस राजधानी से होकर गुजरती है और कर्क रेखा किस राजधानी के पास में है? समझे? कर्क रेखा के पास सबसे नजदीकी राजधानी कौन सी है, और कर्क रेखा किस या कौन सी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? दोनों में अंतर होगा कि नहीं? पास में मतलब ये पास में होगा, स्थित मतलब ये जाइए स्थित हो। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कर्क रेखा कौन सी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? लिख लेना है अपने। राजधानी जो कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित है, तो आंसर है आपने कहा रांची। और रांची राजधानी कहां की है? झारखंड। लिख लो। लिख लिया? एक और क्वेश्चन मैंने क्या पूछा आपसे? वह राजधानी जो कर्क रेखा के नजदीक में है, राजधानी जो कर्क रेखा के पास में है, राजधानी कर्क रेखा के पास में है। कर्क रेखा के पास में है, तो सुनिए नंबर 1 पे आती है भोपाल। कौन सी आती है? भोपाल है नंबर 1, भोपाल। कौन सी है भैया? भोपाल। दूसरे नंबर पे है, पता है क्या? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ की राजधानी है? गुजरात की। और तीसरे नंबर पर पता है आपको? अगरतला। अगरतला कहाँ की है? अगरतला, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। जिन्हें क्वेश्चन लिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट?
ऑप्शन है छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, राजस्थान। मणिपुर से गुजरती है, जो पढ़ाओ मैंने बयान। देख रहे हैं अब आप, देख रहे हैं आप कितना ज्ञान होगा एकदम। क्वेश्चन क्या है, कैंसर लाइन भारत के कौन से राज्यों से गुजरती है? तो ऑप्शन थे छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, राजस्थान। तो मणिपुर पे से नहीं गुजरती है, बाकी सबसे गुजरती है। तो 1 2 3 5 कौन सा है? 1 2 3 5 मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? अक्षांशों में एक महत्वपूर्ण अक्षांश पड़ता है, कौन सा? कर्क रेखा। कर्क रेखा के ऊपर क्वेश्चन देख लीजिए, एक महत्वपूर्ण अक्षांश और है भारत के लिए। फिर क्वेश्चन बनता है कि किस अक्षांश रेखा से, किस लैटिट्यूड लाइन से भारत का क्षेत्रफल जो कम होने लगता है? भारत का क्षेत्रफल नहीं, भारत का भाग जो है वो सकरा होने लगता है। क्या होने लगता है? सकरा होने लगता है। कौन सी अक्षांश रेखा से भारत का जो एरिया है वो सकरा होने लगता है? तो ध्यान रखना आप। ये देखिए, इधर से पहले इधर देख लो तुम, यहां से आए अपन, ये चौड़ाई में है कि नहीं है? यहां से आप देख रहे हैं, ये यहां से भारत का एरिया कम होने, ये कम होने लगा ना, ये सकरा होने लगा कि नहीं? यहाँ और हो गया, यहाँ और होने लगा। तो ये जो लाइन है ये कहलाती है 22 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी डिग्री? 22 डिग्री अक्षांश रेखा से भारत सकरा होने लगता है। सिकुड़ जाता है भारत, कौन सी डिग्री से? 22 डिग्री से। एक क्वेश्चन और आता है कर्क रेखा का, बोल कि कर्क रेखा किस शहर के बीचों बीच से गुजरती है? अब देखो, राजधानी नहीं आई, क्या बोल रहा हूं? शहर बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? शहर। एक क्वेश्चन, कौन सी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो भाई इसका ये मतलब नहीं है कि कर्क रेखा उसके बीच से गुजर रही है। स्थित है मतलब उस शहर के कहीं से भी गुजर रही होगी। राजधानी शब्द अलग आया है, तो आंसर है रांची, झारखंड। कौन सी राजधानी कर्क रेखा के समीप है? तो 3 लिखवा दी, कौन कौन सी? क्लियर है? एक और क्वेश्चन राजधानी के ऊपर बन सकता है, कौन सा? कि कौन सी राजधानी कर्क रेखा से सबसे दूरी पर है? तो वो है जयपुर। कौन सी है? जयपुर कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूरी पर है। कौन सी राजधानी कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूरी पर है? तो आंसर है जयपुर, राजस्थान। लिख पाए कल आलो? क्यों सही यार। एक और, किस शहर से या कर्क रेखा किस शहर के बीचों बीच से गुजरती है? तो फिर आंसर है उज्जैन। आप जानते हो उज्जैन में मंदिर है मंगलनाथ, और जब मंगलनाथ के ऊपर से गुजरती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हाँ या ना? और आप जानते हैं जो सूरज है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को कर्क रेखा पर। ये जो कर्क रेखा है इस पर सूर्य 90 डिग्री पर कब होता है? 21 जून। कब होता है? 21 जून को 90 डिग्री पर होता है 21 जून को। और ये 90 डिग्री पर एंगल बनता है, वो कहां पे बनता है? उज्जैन पे बनता है। कहां बनता है? उज्जैन, क्योंकि कर्क रेखा उज्जैन से होकर गुजरती है ना। ठीक है ना? तो हम कैसे 21 जून का जो दिन होता है उस समय दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। 21 जून का आप जानते हैं दिन क्या होता है? सबसे बड़ा। रात लिख सकते हैं, लिख लेना। लिख लिया? क्यों सही यार। मैंने बताया किस शहर से गुजरती है कर्क रेखा, किस शहर के बीच से गुजरती है? तो मैंने बताया उज्जैन। क्या? उज्जैन, मध्य प्रदेश। ठीक है, उज्जैन में भी किस मंदिर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है इसका?
मतलब 90 डिग्री का एंगल किस मंदिर पे बन रहा होता है? तो मंगलनाथ, मंगलनाथ भगवान शंकर का मंदिर है मंगलनाथ। और आप जानते हैं मंगलनाथ को एक चीज के लिए और जाना जाता है, मुझे लगता है पता होगा ही तुम्हें, एक चीज के लिए और जाना जाता है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु। काय का? पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहते हैं इसे, पृथ्वी का केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ। क्या आपने लिख लिया? तो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर्क रेखा पर देखे ना। किस कौन सी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? कौन सी? कौन सी राजधानी कर्क रेखा के नजदीक है? तीन बताइए यार। पहले नंबर पे आती है भोपाल, दिल्ली भोपाल ही है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आती है क्या? तीसरे पर अगरतला, क्लियर है ना। फिर मैंने पूछा कौन सी राजधानी भोपाल से दूरी पर, नहीं नहीं नहीं, भोपाल से कौन सी राजधानी कर्क रेखा से सबसे अधिक दूरी पर है? जयपुर। कर्क रेखा किस शहर के बीच से गुजरती है? क्लियर है। अब दोबारा सुनो क्वेश्चन। कर्क रेखा किस राज्य से सबसे ज्यादा गुजरती है? मध्य प्रदेश। तो एक ये लिख सकते हैं आप, कर्क रेखा किस राज्य से सबसे ज्यादा होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन समझ में आए? एक क्वेश्चन और, कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो आंसर है क्या? माही नदी। उद्गम स्थल है क्या? धार, मध्य प्रदेश। तो इतना समझ में आया आप लोगों को? और कर्क रेखा किस राज्य से सबसे ज्यादा होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश। कोई दिक्कत? समझ में आया इतना? अब एक लाइन और होती है जिसे हम देशांतर लाइन कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जिसके द्वारा समय की गणना की जाती है। काय की गणना की जाती है? अक्षांश रेखाओं से काय की गणना की जाती है? जलवायु की। काय की जाती है? जलवायु की। क्लाइमेट कैसा रहेगा ये काय से पता चलता है, वहां पे परिवर्तन होता है, कैसा क्या रहता है, तो काय से पता करते हैं उसे? अक्षांश रेखाओं से। और समय की गणना काय से की जाती है? देशांतर से, लॉन्गिट्यूड से। तो अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण देशांतर रेखा भारत के लिए। देशांतर रेखा, अब विस्तार तो आपने देख ही लिया, अभी समझा ही दिया आपको। कितने डिग्री से कितने डिग्री जाते हैं पता ही होगा आपको। यहाँ जाते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी क्यों लगता है? क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, पूर्वी गोलार्ध में है। लिख पाए कल आलो? लिख पाए क्या? ये हम भारत में से एक लाइन गुजरती है, इन दोनों देशांतरों के बीच से एक लाइन गुजरती है जिसका नाम है 82.5 डिग्री पर। कितने पर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लाइन, एक देशांतर लाइन है, पूर्वी देशांतर है, जिसे भारत का
IST लाइन कहते हैं। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। भारतीय मानक समय रेखा, क्या नाम है? भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कितने डिग्री को कहते हैं? 82.5 डिग्री को कहते हैं। कितने को कहते हैं? 82.5 डिग्री को कहते हैं। ये जो लाइन है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्या कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्य देखिए कौन कौन से? ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखना पहले नंबर पे आ जाता है कौन सा? यूपी। दूसरे नंबर पे आ जाता है एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर आ जाता है इसमें छत्तीसगढ़। फिर आ जाता है इसमें उड़ीसा, ठीक है। और फिर आ जाता है इसमें क्या? आंध्र प्रदेश। देख लिया? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्य। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, सेकंड, तीसरा, फिर आ जाता है उड़ीसा, लास्ट में आता है 3P, तो मत पी है, तो ना 3P तो मत पी है। तो 3P कौन कौन सी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो मत पी है कौन कौन सी? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। अब इसे ये क्यों रखा गया? 82.5 डिग्री क्यों रखा गया भारत में? और आप जानते हैं कि एक मांग और चल रही है भारत में कि एक और टाइम जोन बनाने की, हाँ या ना? इसके पीछे का कारण क्या है? मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में एक और टाइम जोन या टाइमलाइन बनाने की बात चल रही है, क्या कारण है और कहां पे बनाने की मांग चल रही है? समझ में आया कि नहीं आया? देखना आप ध्यान से, इधर देखना। भारत है, आप जानते हैं कि ये देशांतर लाइन है। ये गुजरती है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अगर हम इनका अंतर देखे जाए, एक लगभग में अंतर 97 का और 68 का अंतर देखें हम, तो कितना आ जाता है? 29 आ जाता है कि नहीं? हाँ या ना? आप जानते हैं जो 1 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर होता है कि नहीं? हाँ या ना? अगर 29 में हम 4 का इंटू कर दें, 4 नाम 36, 4 दूना 116 मिनट आ जाएगा कि नहीं? तो लगभग कितने मिनट हो रहे हैं? लगभग में मान रहा है क्योंकि अपन ने ये नहीं लगाए, तो 120 मिनट के लगभग हो रहे हैं। और 120 मिनट मतलब हो रहा है 2 घंटा। कितने घंटा? 2 घंटा हो रहा है। इसका ये मतलब है कि जो भारत का जो पूर्वी बिंदु है और जो पश्चिमी बिंदु है, उन दोनों में कितने घंटे का अंतर हो जाता है? मतलब सूर्योदय में कितने घंटे का अंतर मिलेगा? 2 घंटे का अंतर मिलेगा। मतलब आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर है कौन? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। आप जानते हैं यहाँ सूर्य और यहाँ पे सूर्य आने में कितने घंटे लग जाते हैं? 2 घंटे। कितने घंटा? तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य आ रहा है कितने बजे? 7 बजे निकलता है। कितने बजे? 7 AM। तो आप जानते हैं यहाँ 2 घंटे पहले निकल चुका होगा। कितने बजे? अब देखना अंदर कहां पे आ रहा है, क्यों मांग चल रही है, वो यहीं से पता चलेगा आपको। यहाँ सूर्य निकल गया कितने बजे? 5 बजे। इन्हें सुबह हो गई 5 बजे, सूर्य निकल चुका है, मतलब ये उठ गए होंगे। ये व्यक्ति 7 बजे उठ रहा होगा क्योंकि सूर्य यहाँ पे निकल रहा है, हाँ या ना? अब मान लीजिए हमारे ऑफिसों का, भारत में ऑफिसों का जाने का टाइम कितने बजे है? 10 बजे। कितने बजे है? 10 बजे ऑफिस टाइम है हमारे इधर, 10 AM ऑफिस टाइम है।
देखते जाना आप ध्यान से। ये 5 बजे उठा, 5 से लेकर ये 10 बजे तक इसका आधा दिन गुजर गया यहाँ पर, तो इसकी कार्य करने की क्षमता जो है वो गिर गई ना। और ये 7 बजे उठा है, इसे 10 बजे, इसकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा है कि नहीं है? क्योंकि अभी ताजा ही ताजा है ना भैया। तो इनके खुद के वर्क पावर गिर रही है कि नहीं गिर रही? अब लौटा व्यक्ति 5 बजे लौटेगा, क्यों? हाँ, तो यहाँ तो 5 बजे अंधेरा हो चुका होगा, यहाँ तो अभी अंधेरा नहीं हुआ होगा ना। तो जो लौट के कब आ रहा है, घर में रात को आ रहा है, तो ये फिर कुछ करने लायक नहीं बचा, आगे जाने के कारण नहीं बचा, उधर से आने के कारण नहीं, तो इनकी ऊर्जा की हानि। दूसरी बात कि 5 बजे तक वहां ऑफिस चल रहा है तो अंधेरा हो गया, तो ऑफिसों में लाइट वगैरह दुनिया के काम चालू हो जाएंगे, तो एक ऊर्जा की हानि, एक खुद की ऊर्जा की हानि और एक लाइट की ऊर्जा की हानि। तो इस ऊर्जा हानि से बचाने के लिए ये इधर के जो हमारे इधर की जो कंट्री है, सॉरी हमारे इधर की जो स्टेट है, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, नॉर्दर्न स्टेट है, वो मांग कर रहे हैं क्या? एक और टाइम जोन बनाने। समझ में आया कि नहीं आया? जिससे कि हमारे ऑफिस हम हमारे अनुसार चला पाए, हमारे ऑफिस हम हमारे अनुसार कर लेंगे। जैसे आप 10 बजे जा रहे हो, 7 बजे उठते हो, कितने बजे जा रहे हो? 10 बजे। हम 5 बजे उठ रहे हैं तो 8 बजे जाएंगे भाई। 7 से तुम 3 घंटे बाद जा रहे हो ना, अब 5 से कितने, 3 घंटे बाद 8 बजे, क्यों? हाँ, और होता है अभी 3 घंटे पहले जाएंगे, हम 3 घंटे पहले जाएंगे तो 3 घंटे पहले ना आएंगे, तो हम दोनों काम मैनेज हो जाएगा ना, हमारा दिन मैनेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और भारत ने क्या कि ये जो घंटे का अंतर बैठ रहा था 2 घंटे को, इसे खत्म करने के लिए हमने बीच में लाइन रख दी, वो कौन सी? 82.5 डिग्री पर। आप भी इससे चलो, हम भी इससे चलेगा, घड़ी मिला लो, सूरज की देखत रहेंगे। समझ में आया? लेकिन सूरज के कारण एनर्जी का तो लॉस हो रहा है कि नहीं भाई? सूरज तो ही तुम्हारे डिग्री से चलेगा। मैं एक काम कर दूं, बीच में निकलो आ तू। समझ में आया कि नहीं आया? वो तो उसके हिसाब से चल रहा है, घड़ियां चल रही हैं इस लाइन के हिसाब से, और सूरज तो अपने हिसाब से चल रहा है। हाँ या ना? 12 बजे हम ऑफिस जाएंगे तो काम क्या करेंगे आप बताओ? आधो दिन गुजर गया, क्या जो सुबह हमारे कार्य करने की क्षमता है वो 12 बजे रहेगी क्या? इन्हें तो ये 10-12 बज गए ना, 10 कैसे लग रहे होंगे, 12 जैसे। 5 बजे सूरज निकला था, 10 बज गए, 10 बजे को सूर्य कैसा लग रहा हो? कितने जा रहे हैं यार आधे बीच में, नहते गिरे नवते गिरे, तो इनकी वर्क पावर गिरती जा रही है। तो इन्होंने कहा कि अपने इधर भी क्या बने, टाइम जोन बने। आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और आप जानते हैं कि हमारी जो लाइन इधर बता दीजिए, देखिए ये टाइम लाइन है, आईएसटी लाइन यही है ना, ये जा रही कितने डिग्री पर है? 82.5 पर है। हाँ या ना? ये है कौन सा? उत्तर प्रदेश। हमें कौन से? मध्य प्रदेश। भाई साहब है कौन से? छत्तीसगढ़। ये हैं कौन से? उड़ीसा। और ये हैं कौन से? आंध्र प्रदेश। इनसे होकर गुजर रही है कि नहीं? ये गुजर रही है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो देखिए हमारी इंडियन आई, ये हो गई आईएसटी लाइन। हाँ या ना? तो आईएसटी लाइन है भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा, दोनों एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करती है? तो छत्तीसगढ़ में क्रॉस करती है। यहाँ पर ये देखो, ये कर्क रेखा और ये आईएसटी लाइन यहाँ पे हो रही है ना क्रॉस, तो ये कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। कौन से राज्य से गुजरती है? दोनों लाइन एक दूसरे क्रॉस कहाँ करती है? छत्तीसगढ़ पर। और हम इस लाइन को क्या लिखते हैं, जो हमारी आईएसटी लाइन है, तो हम कैसे लिखते हैं? देखिए ये आईएसटी लाइन है, आईएसटी का मतलब तो समझ ही गए आप, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, और इसे लिखते हैं हम प्लस 5:30 जीएमटी। क्या लिखते हैं? 5:30 जीएमटी, मतलब हम जीएमटी लाइन से कितने घंटे आगे चल रहे हैं? 5.5 घंटे आगे चलते हैं। जीएमटी लाइन का मतलब क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। जीएमटी लाइन मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम कितने घंटे आगे चलते हैं? 5.5 घंटे। जैसे कि उस पे अगर 12 बज रहे होंगे तो हमारे इधर कितने बज रहे होंगे? 5:30 ही बज रहे होंगे। हाँ या ना? क्यों आ रहा हूं?
जीएमटी में जी फॉर क्या होता है? ग्रीनविच। क्या होता है? ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है क्या? जीएमटी लाइन। बाकी इसका एक और नाम से हम क्या जानते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर लॉन्गिट्यूड लाइन जो रहती है, उससे हम कितने आगे चलता है भारत? 5.5 घंटे आगे चलता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गए? कर्क रेखा के ऊपर अपन ने क्वेश्चन बनाए, अपन ने आईएसटी लाइन के ऊपर क्वेश्चन बनाए, दोनों के ऊपर बनाए। क्या आपको समझ में आए? नहीं आए? मिलते हैं ब्रेक के बाद।